देखो अब अपन क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, एक खास बात, ये किससे डील करेगा? जब आप जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो नॉन वॉलेटाइल होगा, मतलब उसका वेपोराइजेशन नहीं हो रहा है। आप ध्यान देना, अभी तक जो अपन ने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा उन सब में, या रॉल्स लॉ की बात करी, उन सब में खास बात की थी कि अपन बाइनरी सॉल्यूशन बोल रहे थे, या फिर बाइनरी से ज़्यादा भी ले लें तो उसकी खास बात ये थी कि जो उसमें कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, वो सारे वॉलेटाइल थे। पर अब जब अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो एक खास बात आएगी, जो सॉल्यूट रहेगा वो कैसा रहेगा? नॉन वॉलेटाइल। उसके लिए पी नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। ठीक, तो अपन देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग लिखेंगे अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, मैं इसको शॉर्ट में क्या है, सीपी से लिख दूंगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप ध्यान दें, ऑल प्रॉपर्टीज which depends upon number of particles of solute are CP। देखो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सीपी। अपन बात करते हैं टाइप ऑफ सीपी की। टाइप ऑफ सीपी, आप ध्यान देना, सीपी के टाइप क्या क्या होते हैं। पहला है आपके पास, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP से लिखेंगे अपन। ठीक है, सेकंड आपके पास आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप किससे लिखेंगे? डेल्टा टीबी से। फिर थर्ड आएगा आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आप डेल्टा TF से लिखेंगे। चौथा आएगा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको आप किससे लिखेंगे? पाई से। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो भी किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, सॉल्यूट के। नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी। अच्छा, अब एक खास बात, मैंने ये क्यों लिखे हैं ये चारों नेम, वो मैं बताता हूँ आपको। भाई जैसे क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैं नोट करके आपको एक बात लिख के दे रहा हूँ, नोट करके पहला पॉइंट, ओनली अगर आपने लिखा केवल वेपर प्रेशर, केवल बॉइलिंग पॉइंट लिखा, ठीक है, TB लिखा, केवल फ्रीजिंग पॉइंट लिखा, TF लिखा, आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, पूरा जो नाम लोगे आप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो कॉलिगेटिव है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, ये भी कॉलिगेटिव है। लेकिन अगर आपने केवल वेपर प्रेशर, केवल बॉइलिंग पॉइंट या केवल फ्रीजिंग पॉइंट बोला तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं। ठीक, दूसरा, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अगर मैं ए से लिख रहा हूं तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है पी नॉट ए की वैल्यू 0 एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले आएंगे वो तभी वैलिड है, या ये थ्योरी फॉर्मूले ही कह लो आप, उसकी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू तभी सही आएगी जब आपका सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट होगा। और ये प्रॉपर्टीज कब है? जब सॉल्यूट आपका कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इसी में एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि अपन ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करी थी। तो अपन ये कहेंगे, जबकि रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल
for all concentration of ideal solution। तो यहां कंडीशन क्या थी, सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो तो कब एप्लीकेबल है, डाइल्यूट के लिए, लेकिन जो रॉल्स लॉ अपन ने स्टडी किया था वो किसके लिए, जो अपन ने जो फॉर्मूला था पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, वो सभी कंसंट्रेशन पे एप्लीकेबल है। तो ये खास बात है, ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूट होगा तो भी एप्लीकेबल है और कंसंट्रेट है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब वापस के अपन पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला है आपके पास रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आप ध्यान देना, इसकी थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी, डेरिवेशन, सारी बात करते हैं अपन, ठीक है। व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute is mixed in pure solvent, then vapor pressure of pure solvent decreases. This decrease in vapor pressure relative to initial vapor pressure is known as RLVP। देखो अभी क्या होता है इसमें, क्या है एक्चुअल थ्योरी, सारी बात मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद कहते हैं रीजन की बात करें। ड्यू टू नॉन वॉलेटाइल solute, the rate of vaporization on surface decreases। अभी आपको मेरी बात बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगी, अपन आगे बढ़ते हैं फिर इस बात को करते हैं। देखिए आपने क्या किया, प्योर वाटर लिया, इसके कारण जो वेपर प्रेशर आ रहा था वो क्या था, पी नॉट बी था, ठीक। वाटर का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, क्योंकि बी को मैं वाटर को क्या बोल रहा हूँ, बी मीन सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, ठीक। तो पी नॉट बी आ गया आपके पास। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ग्लूकोज मिला दिया, वाटर प्लस ग्लूकोज। अब आप खास बात देखें, हालांकि क्या है, क्योंकि ये सॉल्यूशन बन चुका है, इसके कारण जो वेपर प्रेशर आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, पीएस बोलेंगे। अच्छा अब ध्यान दें, भाई ग्लूकोज का वेपोराइजेशन तो हो नहीं रहा, अब क्या है, केवल वाटर का हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज के पार्टिकल्स कहां पर आ गए, सरफेस पे आ गए। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो मैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारा वेपर प्रेशर नाप रहा था, अब उसी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपोराइजेशन होगा पहले की तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले जितनी वेपर्स बन रही थी उसकी तुलना में अब वेपर्स क्या बनेंगी, कम बनेंगी। तो वैल्यू पीएस की कम हो जाएगी, पी नॉट बी ज्यादा होगा और पीएस कम होगा। आप ध्यान देना, अब अपन से ये पूछा जाए कितना डिक्रीज आया, तो अपन बोलेंगे पी नॉट बी माइनस कितना डिक्रीज आ गया, पीएस। अब वो कहता है एक मैथमेटिकली एक वर्ड होता है रिलेटिव डिक्रीज, तो रिलेटिव के लिए आपको इनिशियल से डिवाइड करना पड़ता है, ये पी नॉट बी है, ठीक है। तो इनिशियल से डिवाइड किया, तो इसने कहा इसी वर्ड को अपन क्या बोल रहे हैं, RLVP बोल रहे हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर रिपीट करता हूं मैं, देखो RLVP का मीनिंग क्या है। RLVP लोवरिंग कितने की आई थी, केवल लोवरिंग की बात करें, भाई पहले वैल्यू पी नॉट बी थी, मान लो पहले 700 थी, फिर 600 हो गई, तो कमी कितने की आई, लोवरिंग कितने की हुई, 100 की। तो लोवरिंग तो हो गई पी नॉट बी माइनस पी एस,
रिलेटिव लोवरिंग कितनी हो गई, पी नॉट बी। तो मैं आपको यही मैथमेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको रिलेटिव लोवरिंग बोलते हैं। ठीक, कम होने का रीजन क्या है, सेम टेम्परेचर पे सरफेस से पहले की तुलना में वेपोराइजेशन क्या होगा, कम होगा। हाँ, ये सारी बात मैथमेटिकली भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इससे आगे जब अपन बात करेंगे तो वो देखते हैं कैसे होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी का अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। आप ध्यान दें, मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे होगा। अपने को पता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पीएस का जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास क्या आता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एंड एक्स बी। ठीक है, मुझे पता है कि अभी अपन ने क्या किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया है, पी नॉट ए की वैल्यू 0 हो गई। क्यों 0 हो गई, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने लिया है। ठीक है, और सॉल्यूट में यहाँ पर ए ले रहा हूँ। ठीक है, पी नॉट ए की वैल्यू जब 0 ले लेंगे तो पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट बी एंड एक्स बी आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया बेटा, यही आपके पास फॉर्मूला नंबर क्या है, 1 है। बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से भी अपन पी एस की डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब अपन बात करें इसी में आगे मैथमेटिकली आगे बढ़े तो पी एस, और ये अपने पास आ गया पी नॉट बी इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अब आप ध्यान दें, एक्स ए को तो मैं इधर ले गया, ये आ गया 1 माइनस पी एस अपॉन कितना आ गया, पी नॉट बी। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स ए। ये इधर गया तो ये क्या आ गया, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन कितना आ गया, पी नॉट बी आ गया इक्वल टू एक्स ए आ गया। इसी टर्म को अभी मैंने आपको समझाया, इसी टर्म को अपन क्या बोलते हैं, आर एल वी पी। तो ये आपके पास क्या आ गया, आर एल वी पी। तो ये देखें आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2 है, और इसी को अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ भी बोलते हैं। तो अपन देखते हैं आगे क्या है। सो व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute is mixed in pure solvent, then RLVP will be equal to mole fraction of solute. This statement is known as alternative statement of Raoult's law। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो भाई, इससे पहले जो रॉल्ट्स लॉ तो पढ़ा था वो तो था ही, इसको भी अपन रॉल्ट्स लॉ का ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। आप ध्यान देना क्या है, जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आएगी वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगी। यही आपके पास क्या होगा, RLVP होगा। ठीक है, सॉरी, यही आपके पास क्या होगा, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट होगा रॉल्ट्स लॉ का। तो बेटा ये एग्जाम ओरिएंटेड है, विच वन इज करेक्ट फॉर रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स स्टेटमेंट। तो जो पुराना लिखा हुआ था वो भी सही है और जो ये लिखा हुआ है ये भी सही है। ठीक है, फिर अपने पास आएगा फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला और आएगा। अभी अपन देखते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या आएगा। अपने को पता है सॉरी, पी नॉट बी माइनस पी एस अपन पी नॉट बी इक्वल टू एक्स ए आ चुका है। एक्स ए क्या होता है आपके पास, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, आप ध्यान देना मैथमेटिकली, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पी नॉट बी, यहाँ आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस,
ये आपके पास आ जाएगा, आप ध्यान देना, Na प्लस NB अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा Na। तो ये जो वैल्यू आएगी 1 प्लस क्या आ जाएगी, NB अपॉन Na आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो P नॉट बी माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू NB अपॉन Na आ गया। अब आप ध्यान दें, जब ये यहाँ जाएगा तो P नॉट बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा PS अपॉन P नॉट बी माइनस PS इज इक्वल टू NB अपॉन Na। इसको फिर रिवर्स कर देते हैं तो P नॉट बी माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन कितना आ जाएगा, Na। तो ये आपके पास फॉर्मूला नंबर कितना आ गया, ये थर्ड आ गया। तो देखो RLVP से रिलेटेड पहला फॉर्मूला ये आया था, दूसरा फॉर्मूला ये आया था, तीसरा फॉर्मूला ये आया। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज में लेना है। और जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन में कई बार उलझोगे आप, तो कंपैरेटिवली ये फॉर्मूला आसान पड़ेगा। ठीक, तो अभी RLVP में जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है वो खास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला प्लस ये वाला कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे RLVP मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। इसको अपन रॉल्स लॉ का ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं फिर। अभी देखें, आपने क्या है RLVP के 3 फॉर्मूले देखे, पर मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल्स अभी नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि अभी क्या है, अपनी बात अधूरी बच रही है। जब तक इसमें वांट ऑफ फैक्टर का इंट्रोडक्शन नहीं होगा तब तक ये बात अधूरी है। आपको इस फॉर्म में फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है। डेल्टा TB इसके बाद स्टडी करेंगे, उसका फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे KBM, पर वो एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला आएगा IKBM। तो लेकिन अपन एक बार सिस्टमेटिक अप्रोच में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सर ये जो चैप्टर है इसके अंदर कई बार वो फॉर्मूला यूज में लेता है वांट ऑफ फैक्टर के साथ, कई बार बिना वांट ऑफ फैक्टर के साथ। पर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर के साथ ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उस केस में जो नॉर्मल कंपाउंड्स होंगे I की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो उस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। पर अभी कॉन्टिन्यूटी में केवल डेरिवेशंस की बात करते हैं, फिर अपन वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप देखें ध्यान से, सेकंड B पॉइंट पे आते हैं अपन। B पॉइंट है आपके पास, ये है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन डेल्टा TB से लेते हैं। आप ध्यान देना, इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात करेंगे अपन। ये डेफिनेशन होती है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड will be equal to vapor pressure of atmosphere। यानी कि एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर 1 atm 760 mmHg, या अपन बोल दें 760 टॉर। देखो, जो मैंने बात लिखी इसको अपन क्या है एक ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं। सिंपली मैंने क्या लिया, वाटर ले लिया, ये वाटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिया, यहाँ वेपर प्रेशर लिया। मैंने कहा कि ये जो वैल्यू थी ये मेरे पास 1 atm थी। मैंने क्या है टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ये कह रहा है कि जब वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे कितना हो गया, 1 atm हो गया, तो ये जो टेम्परेचर होगा यही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इन केस ऑफ वाटर अपने को पता है जो TB की वैल्यू आती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या कितना आ जाएगा 373 केल्विन। मेन बात है ग्राफ से इस बात को समझने की, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वही आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन कैसे होता है उस बात को समझते हैं। आप ध्यान देना, when non volatile solute is mixed
then vapor pressure is decreased. So boiling point increases. This increase in boiling point is equal to डेल्टा टी। अभी समझते हैं इस बात को। देखो ये अपन ने ग्राफ ली, ये आपके पास था 1 atm की लाइन, ये वेपर प्रेशर था, ये आपके पास टेम्परेचर था। थोड़ा स्ट्रेट बना देते हैं, ये 1 atm। देखो क्या हो रहा था, जब आपने प्योर वाटर लिया तो ये प्योर वाटर है, ठीक। जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था आपका टीबी वो ये था। अब मुझे पता है कि अगर वाटर के अंदर मैंने क्या मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया। वाटर के अंदर ग्लूकोज मिलाते ही उसका क्या होगा, अभी इससे पहले स्टडी किया था, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। हर पॉइंट पे वेपर प्रेशर कम होगा तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ आएगा। पर इस समय आप देखो, इस समय क्या वेपर प्रेशर 1 atm आ रहा है? नहीं आ रहा। ग्राफ को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब अपन ने जब ग्राफ को आगे बढ़ाया तो अपन ने कहा जो नया 1 atm आ रहा है वो इस पे टीबी डैश पे आ रहा है जो पहले से ज़्यादा है। तो ये जो जितना ये इंक्रीज आया है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी, ठीक है। तो आप ध्यान दें, अगर मैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू, मान लो डिक्रीज इतना आया, इसकी तुलना में अगर डिक्रीज ज़्यादा आता तो आप ध्यान दें डिक्रीज ज़्यादा आता तो ये ग्राफ क्या होता और आगे बढ़ जाता। तब आपके पास जो टीबी डैश आता वो इससे और आगे आता। तो मैं डेल्टा टीबी बोल सकता हूँ कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, RLVP। जितना वेपर प्रेशर में ज़्यादा कमी आएगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो इससे अपने पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा, अपन डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। आप देखें कैसे फॉर्मूला आएगा, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू, आप ध्यान दें एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, Na अपॉन Na प्लस NB। अपन शुरू में बोल चुके हैं कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मुझे पता है Na की तुलना में NB बहुत ज़्यादा होगा और Na प्लस NB की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, NB। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मैंने एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको KB बोल दिया और ये मेरे पास आ गया Na अपॉन नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, NB। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, पहले इसको केवल K इंट्रोड्यूस किया, अब ध्यान देना K इंटू Na की जगह क्या लिख सकते हैं, WA ग्राम क्वांटिटी मोल की जगह अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर ये आपके पास आ गया WB, ठीक है। और ऊपर जो आपके पास ये WB, ये आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसने क्या किया, K और MB को मिलाकर एक नया बोल दिया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB और WA अपॉन MA इंटू WB। अब आप ध्यान दें, अगर वो कहता है इसको अपन ग्राम में ले लें और इसको 1000 कर दें, तो आप ध्यान दो ये अपने आप में क्या बन गया, मोलैलिटी बन गया। तो इसने कहा कि अब इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। तो एक बहुत ही आसान सा डेरिवेशन। भाई इसने क्या किया, कुछ नहीं, जो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ रहा था उसको थोड़ा और आसान कर दिया कि उससे वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस Na को हटा दिया, NB आ गया। Na ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, NB ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जनरली वाटर, ये एक फिक्स रहेगा, सॉल्वेंट बेंजीन है। तो उसने कहा कि K और MB को मिलाकर इसने नया कांस्टेंट बोल दिया KB और इस टर्म को उसने चेंज कर दिया मोलैलिटी में। तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब इस फॉर्मूले में अपने को पता होना चाहिए, M को तो अपन क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी वो M से लिख देंगे अपन, मोलैलिटी स्मॉल m से, या मोल पर kg भी लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोल पर kg, ठीक है। तो अपन अब आगे देखेंगे इसमें कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसी फॉर्मूले में और क्या मीनिंगफुल बातें वो देखते हैं।
अब इसी में आगे बात करते हैं अपन। देखो अपन KB की बात करें तो आप ध्यान देना, KB इज इक्वल टू, भाई अगर अभी फॉर्मूला देखें तो डेल्टा TB अपॉन मोलैलिटी आ जाएगा, तो केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, ठीक है। या फिर ये अपने पास केल्विन आ गया, ये आपके पास मोल आ गया, ठीक है, और ये आपके पास आ गया मोल KG इनवर्स, इसका इनवर्स आ गया, तो इसको लिखेंगे केल्विन मोल इनवर्स एंड KG। तो ये सारी यूनिट सही, जो जनरली यूज में आती है वो यही यूनिट है। KB को बोलते क्या है अपन बोलते हैं इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एक नाम तो ये हो गया। दूसरा इसका ग्रीक नेम है, ये नाम क्या है आपके पास, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने। फाइनली अभी जैसा मैंने बोला फॉर्मूला आया था डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, ठीक है। देखो अभी क्या है, मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, इसलिए अब KB की जो स्टडी है, KB का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फिर वो KB किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो KB KF इसको अपन बिल्कुल सेपरेट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे अपन तब स्टडी करेंगे, वहाँ मेरे हिसाब से इसकी प्रॉपर जगह रहेगी। तो अभी अपन एक डेरिवेशन में कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, एक फॉर्मूला आ गया, अपन ने इसको प्रूव कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी में C पॉइंट पे आते हैं अपन। C पॉइंट है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको अपन डेल्टा TF से लिख रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले वही बात, TF फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं अपन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर इक्वल is known as freezing point TF। देखो ये कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। आप कहेंगे सर सॉलिड का वेपर प्रेशर, देखो वेपोराइजेशन ईच एंड एवरी टेम्परेचर पे होता है। अब कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे आप ज़्यादा परेशान नहीं। होता क्या है, जो भी नेचर में लिक्विड फेज में उसके सॉलिड का भी हमेशा ही क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है, और उसका भी कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है। जैसे अपन कहें कि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है, तो आइस का भी क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। हाँ, आप ये बोल सकते हैं ये बोर्ड है, कोई स्टोन है, तो इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही क्या है, सॉलिड है। कोई एसीटोन है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, आपने लिया तो वो थोड़ी देर में वेपोराइज्ड हो गया। तो क्या है, अपन ये कह रहे हैं कि उनकी जो सॉलिड फॉर्म होगी, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो वो क्या होंगी, उनका भी सॉलिड का क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप तो ये मान के चलें कि सॉलिड और लिक्विड का जब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल। इस बात को अपन इस ग्राफ से समझते हैं। देखो जैसे अपन आइस के लिए ग्राफ खींचे, ठीक है, ये आप वाटर सॉलिड कह लो या फिर आप आइस कह लो, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने एक ग्राफ खींचा, भाई ये मेरे पास ग्राफ था, ये इसके सॉलिड फॉर्म का, ये लिक्विड फॉर्म का। तो अब आप ध्यान दें, यहाँ पर टेम्परेचर था, यहाँ वेपर प्रेशर था। तो अब आप देखें इस समय क्या होगा, ये जो पॉइंट है इस पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे, TF। तो ये आपके पास TF है। अब इसमें क्या है, बाई मिक्सिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, the vapor pressure of liquid decreases. This decrease in vapor pressure is known as delta TF। देखो आप जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से जो आपके पास इसकी वैल्यू है फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और अभी अपन देखेंगे कि ये डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू
RLVP भी आएगा, प्रोपोर्शनल टू आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी आएगा, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू x से आ जाएगा। इसके बाद वाली स्टडी अपन देखते हैं, अगर यहाँ है तो यहाँ करते हैं। देखो पहले ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं अपन, ग्राफ की फॉर्म आप ध्यान से समझ। देखो पहले जो ग्राफ था वो आपके पास इस तरीके से था, ये प्योर वाटर का ग्राफ था, प्योर वाटर। ये इसकी सॉलिड फॉर्म थी, ये इसकी लिक्विड फॉर्म थी, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है। इस समय क्या है, अपन ये कह सकते हैं यहाँ वेपर प्रेशर था, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम आ रहा है। अगर आपने इसमें ग्लूकोज मिला दिया, वाटर प्लस ग्लूकोज, तो क्या होगा, पहले की तुलना में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो लिक्विड का ग्राफ है ये पहले से नीचे जाएगा, इसका ग्राफ, तो पहले की तुलना में फ्रीजिंग पॉइंट जो TF डैश आएगा वो कम आ जाएगा। तो ये जो कमी आएगी इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। तो ये अपने पास ग्राफ है, इस ग्राफ से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी में अपन बात करें तो अपने पास डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Na अपॉन Na प्लस NB आ गया। मैंने जैसा बताया Na नेग्लिजिबल, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Na अपॉन NB आ गया। तो डेल्टा TF इसको आप लिख सकते हो K Na अपॉन NB आ गया। फिर आप लिख सकते हो K Na की जगह W अपॉन Ma, और ये WB और ये क्या आ गया MB और K को मिलाकर आप क्या लिख सकते हो, KF लिख सकते हो। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और इसको आपने लिख दिया WA, और यहाँ MA, WB आपने ग्राम में लिया, ऊपर आपने 1000 लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, KF इंटू मोलैलिटी। तो आपके पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। आप खास बात ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि कोई खास फर्क है, दोनों का डेरिवेशन सेम है। जो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में स्टडी किया था, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों का ऑलमोस्ट डेरिवेशन सेम। मैं आपको क्लियर कर दूं इस समय दो बातें। देखो बॉइलिंग पॉइंट की एक परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर की टर्म्स में डेफिनेशन बोल दें कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm है, 1 atm के इक्वल हो जाए, ये तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, सॉरी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सेम, वो फ्रीजिंग पॉइंट। मेन रीजन क्या है एलिवेशन एंड डिप्रेशन का, भाई आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल वे में लेता हूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने इसमें ग्लूकोज मिला दिया तो आप देखेंगे नया बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। पैरेलल ऐसा हो ही रहा है, साथ में ये भी हो रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था वो कितना हो गया, -1 -2 -3 जो भी है पहले की तुलना में कम हो गया। तो यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। आगे देखते हैं अपन, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर KF को क्या बोला जाता है। भाई KF ये आपके पास एक तो फॉर्मूला आया डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी, ये केल्विन आ गया, ये मोलैलिटी होता है, तो एक यूनिट तो केल्विन मोलैलिटी इनवर्स आ गई, एक यूनिट क्या आ गई, ये केल्विन आ गया, ये क्या आता है मोल पर केजी, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं kg मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या है यूनिट सही है। KF को बोलते क्या है उस पर ध्यान देना आप, इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसके अलावा एक और नाम होता है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। तो KF के ये दो नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फाइनली फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM फॉर्मूला आया, एक डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, KBM फॉर्मूला आया, एक आपके पास फॉर्मूला क्या है RLVP इज इक्वल टू P0B माइनस PS अपॉन P0B इज इक्वल टू XA। तो अपन ने देखा तीन फॉर्मूले ये आए,
इसके अलावा एक फॉर्मूला आया है पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी आया है। इसके अलावा अपन बात करें तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आया है कि पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो अभी तक जो अपन ने स्टडी किया है उसमें मेनली ये फॉर्मूला एक तरीके से रिवीजन टाइप से मैंने आपको बता दिया। अब अपन आते हैं इसके डी पॉइंट पे। ये आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से लिखेंगे, इसको समझने के लिए पहले ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस समझने के लिए आपको क्या है, डिफ्यूजन समझना पड़ेगा। तो अपन एक टेबल बनाते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की। पहले दोनों में डिफरेंस समझेंगे, फिर अपन ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएंगे। तो अपन सबसे पहले एक टेबल की बात करते हैं। इस टेबल के अंदर क्या है, ऑस्मोसिस है, और यहां पर क्या है, डिफ्यूजन। देखो जो सिंपल सा प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, वो क्या है, डिफ्यूजन। भाई मैंने क्या किया, आप समझना ध्यान से। एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, इसके अंदर प्योर वाटर ले लिया जो कि क्या है, कलरलेस है, ये प्योर वाटर। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में से कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेट सॉल्यूशन डाला। तो इनर वॉल से कॉपर सल्फेट का यहाँ जो कलर आ गया, ये जो कलर आ गया, ये कैसा आ गया, ब्लू कलर आ गया। यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, कॉपर +2 की और SO4 -2। ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन का आ गया, ये पार्ट क्या आ गया, लोअर कंसंट्रेशन। तो एक नेचुरल सा प्रोसेस, भाई हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, प्रेशर का फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, सॉरी गैसेस का फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो आप देखें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का फ्लो शुरू होता है। इसी प्रोसेस को, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये डिफ्यूजन हो रहा है। अब मैंने क्या किया, आप ध्यान दें इसमें, मैंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। मैंने एक SPM लगा दी, इसको बोलते हैं अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें से ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन फ्लो, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने यहां पर क्या लिया, हाई कंसंट्रेशन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। यहां पर क्या है, प्योर वाटर है, ये वाटर लो कंसंट्रेशन। भाई नेचुरल फ्लो क्या हो रहा था कि कॉपर +2 और सल्फेट यहां पर जाए, फ्लो ये होना चाहिए था, पर SPM ने क्या किया, इस फ्लो को रोक दिया। तो अब एक नया फ्लो शुरू होता है, कहां से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। कौन से पार्टिकल्स का, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। इसी को अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कौन से पार्टिकल्स का फ्लो होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है थ्रू SPM। तो इसमें SPM का होना जरूरी है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो आप ध्यान दें, ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है, इसमें किसका होना जरूरी है, SPM का होना जरूरी है। और रीजन भी मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको रीजन कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो डेफिनेशन की बात करें, थ्रू SPM द फ्लो ऑफ, कौन से पार्टिकल्स का फ्लो, सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM इज नोन एज ऑस्मोसिस। जबकि क्या है, डिफ्यूजन में क्या है, कौन से पार्टिकल्स का फ्लो होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, और कहां से कहां, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, फ्लो क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। देखो जहां पर अपन ने अगर सॉल्यूट डाल दिया तो वहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर लो वेपर प्रेशर हो गया। यहाँ पर सॉल्यूट कम है या फिर नहीं डाला तो हायर वेपर प्रेशर। एग्जैक्टली सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ। तो ऑस्मोसिस की ये डेफिनेशन है।
इस डेफिनेशन को मैं आगे प्रॉपर वे में लिखता हूँ, फिर आगे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। तो ये चीज़ थी, आगे बढ़ते हैं लोग।